नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात इस देश के संस्थानों की साख की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसकी साख सिर्फ खत्म ही नहीं हुई है, अब उनकी साख पे चर्चा करना भी एक तरीके की बेईमानी होगी, और बेईमानी है भी। कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में इस देश का आने वाला कल क्या होगा कहना मुश्किल है। हालांकि एक अदना सा पत्रकार इतनी बड़ी बात कह रहा है, आपको लग रहा होगा कि क्या मतलब है, क्या हैसियत है संतोष सिंह की कि संस्थान के साख पर इस तरीके की बात करते हुए कह रहा है कि इस देश का क्या होगा। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण के सहारे हम ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी मनन करिए, मंथन करिए, और वक्त मिले तो इस भक्ति युग से बाहर निकलकर 2 मिनट सोचिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है और जिस दिशा में वो चीजें बढ़ रही हैं, ये तय मानिए कि ये हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये तय मानिए कि ये जो आने वाला जो मेरा भविष्य है वह गूगल के अलावा कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। देखिए, साख पे दाव अगर कहे ना, संस्थानों के साख के दाव कैसे दाव की बात हो तो राष्ट्रपति से लेके राज्यपाल से लेके कुलपति तक हम बात शिक्षा की कर रहे हैं। हर किसी का साख दाव पर है। ये देख रही है विश्वविद्यालय यूजीसी का दफ्तर है दिल्ली में। यूजीसी की स्थापना क्यों हुई थी कहने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल की क्या जिम्मेवारी है ये भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति महोदया का क्या जिम्मेवारी है जो वर्तमान में भी है ये भी कहने की जरूरत नहीं है। इसको परिभाषित करने की भी जरूरत नहीं है। किताबों में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी होगी, बहुत सारी चीजें जान भी रहे होंगे। लेकिन यह देश कुछ व्यवस्थाओं के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रहा है। लेकिन 70-75 वर्ष में ये हाल हो जाएगा, शायद हमारे पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा कि आजादी की वो पीढ़ी गई नहीं। क्या भाई, राज्यपाल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्तर तक गिर जाएगा? आप राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या हम कहें। चलिए अब खबर पे आते हैं। विश्वविद्यालय, पूरे देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज कैसे बेहतर काम करें, कैसे बेहतर गवर्न करे, इसके लिए यूजीसी पूरे कॉलेजों को फंडिंग भी देता है। यूजीसी प्रिंसिपल कैसे बनना है, कुलपति कैसे बनना है, उसकी एक विधिवत प्रक्रियाएं भी सामने रखती है। लेकिन एक ऐसा संस्थान जो संस्थान की स्थापना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था कि हायर एजुकेशन सरकार के दबाव से मुक्त रहे, हायर एजुकेशन पर किसी भी तरीके का सरकार का दबाव न पड़े, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। लेकिन आज हो क्या रहा है? इस गवर्नर से पहले जो गवर्नर थे जनाब, उनके कार्यकाल में जिस तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई, जिस तरीके से रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। और उन तमाम सवालों को लेकर जो एक साथ में लेके आए थे देसाई, उसकी भी हम चर्चा करते रहते थे कि किस तरीके से देसाई इस तरीके के पद की नियुक्ति को लेकर पैसा की उगाही कर रहा है। श्रीमान गए, लेकिन ये सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बदल चले जाने के बाद वो सिस्टम बदल जाता है। वो सिस्टम अनवरत जारी रहता है। और बात समझिए कि किस तरीके के हालात पैदा ले रहे हैं कि भाई नेक, अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। नेक, यूजीसी नेक चेयरमैन को अपॉइंट करता है, और उस नेक का काम है कि बिहार के देश के सबसे छोटे कॉलेज, सबसे छोटा कॉलेज है, वहां भी जाता है और वो ग्रेडिंग करता है कि स्टूडेंट कितना है, टेबल बेंच कितना है, लाइब्रेरी कैसा है, उसका लेबोरेटरी कैसा है, शिक्षक कैसे है, और उसी ग्रेडिंग के आधार पर यूजीसी पैसा देते हैं उस कॉलेज को, क्योंकि यूजीसी के फंड से चलता है। अब बताइए कि नेक का अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया, इसी महीने में गिरफ्तार हुआ। उसका 10 करोड़ों रुपया का उगाही करने का आरोप कि भाई नेक
एक ग्रेड देने के लिए कॉलेज से पैसा लेता है। आप बताइए कि एक ग्रेड के लिए जो मानक निर्धारित यूजीसी ने किया है, अगर वो मानक ऐसे कॉलेजों के पास नहीं है और फिर भी अगर यूजीसी के नैक उसको अगर ए ग्रेड देता है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? अल्टीमेटली छात्र पर पड़ेगा। उसको पैसा कमाना है ये अलग बात है, लेकिन छात्र पर पड़ेगा ना। शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, और हम उसको ए ग्रेड दे रहे हैं पैसा लेकर, तो सफ़र कौन करेगा? विद्यार्थी, छात्र, अयोग्य लोग कौन पैदा लेंगे? यही ना होगा। तो हम किसके साथ खेल रहे हैं? अब आप समझिए कि हम संस्थान के साख की बात हम इसलिए कर रहे हैं, देख रहे हैं ना कि भाई वही जेल चला जा रहा है। अब आप किस पर आप समझिए ना कि जो जहां से आपका राष्ट्र निर्माण का पथ आगे बढ़ेगा। प्रोफेसर बाहरी देखिए, रोज कुछ ना कुछ आपको चीजें सामने आएंगी। अब बिहार ऐसा प्रदेश है जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए प्रोफेसर को कई एक्सपीरियंस को नहीं मानता है, जिसको यूजीसी का पेमेंट मिल रहा है, लेकिन नहीं, इसमें रजिस्ट्रार का दस्तखत नहीं है। अरे भाई, वहां रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही नहीं है, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन आप उसको नहीं मानते हैं। इसलिए जो बेहतर इस कॉलेज के पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो बिहार में प्रोफेसर नहीं बन सकता है। अपना मनमर्जी है, स्वायत्तता का मतलब है, कर रहे हैं। सब जगह यही स्थिति है। कॉलेज में प्रिंसिपल बना है, वाइस चांसलर साहब, तो कोई किसी से बात नहीं मानता है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में राज्यपाल, मौका मिला जिसको जैसे मन होगा राज्यपाल वाइस चांसलर बना देंगे, रजिस्ट्रार बना देंगे। अब पटना हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर। हालांकि अभी भी कई वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है। अब उसका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट भी तो है वही, और आज कह रहा है कि हमारा बात नहीं मान रहा है। कहां से तोरा बात लोग मानेगा? है अब जो प्रायोरिटी पर जो केस होना चाहिए उसको सुनने के लिए आपको वक्त नहीं है। खैर, उस पर सवाल अब नहीं करेंगे, क्योंकि इनका भी साख अब थोड़ी बचा हुआ है। ये भी उसी तरीके से हर कोई अपने अपने साखे से खेल रहा है। तो नियुक्ति के लिए कुलपति का जो यूजीसी निर्धारित गाइडलाइन योग्यता किए हुए कोई राज्यपाल नहीं मानता है। रजिस्ट्रार के लिए जो किए हुए कोई मानता नहीं। तो जब पैसे देकर राज्यपाल, पैसे देकर जब रजिस्ट्रार बनेगा, पैसे देकर कुलपति बनेगा, तो वो जाएगा वहाँ तो क्या करेगा? परीक्षा में घोटाला, प्रिंसिपल बनाने में घोटाला, सब प्रिंसिपल रखेगा एडहॉक पर जो माल देते रहे। तब समझिए कि एक राष्ट्रपति भवन से जो संस्थानों के साख पर बट्टा लगना शुरू हुआ, वो हमारे कॉलेज, गांव के कॉलेज तक पहुंच गया। कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया, उसका इम्पैक्ट देखिए कि एक गलत आदमी को आप अगर किसी पद पर बिठाते हैं तो उसका असर ग्राउंड जीरो तक होता है। सारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त। अब सुनिए, पटना हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर। उस रजिस्ट्रार, उस पैनल में जितने रजिस्ट्रार बहाल हुए हैं, अब जो एक को चैलेंज हुआ है, अब कोई नोटिफिकेशन होगा ना, कोई आपने उससे बायोडाटा मांगा होगा ना, क्या आप बायोडाटा दीजिए, बायोडाटा देंगे तो उसके उस पर स्क्रूटनी होगा, और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपको है कि नहीं, तब आप रजिस्ट्रार के एलिजिबल हुए, फिर जो कमिटी है उसमें चयन करेगा। योग्यता नहीं देखना है, बहाल कर दी। विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही थी, पटना विमेंस कॉलेज में, उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिए रजिस्ट्रार बनने के लिए जो चाहिए वो नहीं है। एडहॉक पर बहाल थी, परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं थी, इसको बना दिया रजिस्ट्रार। और याद देखिए, हाई कोर्ट इमीडिएट इफेक्ट से कहा उस रजिस्ट्रार को हटाइए, वो रजिस्ट्रार छुट्टी चल गई। और विश्वविद्यालय का कुलपति क्या कहता है कि हम डबल बेंच में जाएंगे। सो राजभवन सबको फोन आया, राजभवन डबल बेंच में जाएगा, मतलब अनुपालन नहीं करना है। और रजिस्ट्रार छुट्टी पर चली गई। और जिस रजिस्ट्रार को कहा ज्वाइन करने के लिए, वो गया जब वाइस चांसलर के पास, तो कहा कि नहीं, अभी हम लोग डबल बेंच में जाएंगे। अरे भाई, डबल बेंच में जाएंगे, स्टे होगा तब ना, तब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो एक अपॉइंटमेंट देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए कि राष्ट्रपति महोदया एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल बना के भेज दिया जो यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ी बड़ी बातें, वो गोवा वाला जो श्रीमान थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। भवन में
पर अगर इस तरीके का दाग लगता है, राजभवन पर सवाल खड़े करने लगे, तो फिर किस इंस्टीट्यूशन की साख की बात कीजिएगा। पूरे हाईकोर्ट ने इस पूरे जजमेंट में उस बातों को लिखा है कि कैसे कैसे रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है इस प्रदेश में, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करना है। मेरी मर्जी, ये पूरा देश अब मेरी मर्जी पर चल रहा है। हमारी मर्जी जो होगा सो मैं करूँगा, मेरी मर्जी होगा सो करूँगा। आप हाई कोर्ट रहिए, सुप्रीम कोर्ट रहिए, किससे क्या मतलब है? आप फैसला देते रहिए, मीडिया में खबरें चलते रहे, क्या मतलब है? कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, होगा होगा देख लिया जाएगा। क्योंकि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जिनको इन बातों को देखना है कि भाई इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थान है या जो संस्थान है, उन संस्थानों का जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी सही तरीके से निर्वहन करें, इसलिए चीज़ें बनी हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपॉइंट ही करते हैं इसी तरीके से कि हम अपने लोगों को लाभ पहुंचा सके, अपने लोगों को प्रोफेसर बना सके, अपने लोगों को वाइस चांसलर बना सके, अपने लोगों को रजिस्ट्रार बना सके, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो। तो भाई बाकी चीज़ें आप बना दीजिए ना, उससे उतना समाज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गलत लोगों को आप प्रोफेसर बना देते हैं, गलत लोगों को आप प्रिंसिपल बना देते हैं, गलत लोगों को आप रजिस्ट्रार बना देते हैं, गैर योग्यताधारी लोगों को अगर आप कुलपति बना देते हैं, तो जब तक वो उस विश्वविद्यालय में रहेगा, जब तक वो कॉलेज में रहेगा, आप समझ जाएं कि कितना बड़ा नुकसान इस समाज को कर देगा। इसलिए ये सवाल हम कहें कि हमारी संस्थान का साख दांव पर ही नहीं है, संस्थान का सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में हम बार बार कह रहे हैं, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? और अगर मतलब यही है कि वोट से चुने हुए व्यक्ति ही सर्वोपरि है, तो फिर बाकी संस्थानों का रहने का क्या मतलब है? उसको खत्म कर दीजिए। राजभवन की क्या जरूरत है? जुडिशियल जज साहब की क्या जरूरत है? जब बात सरकारें की चलेगी तो इन लोगों को रहने की जरूरत क्या है? सब कुछ सरकार को दे दीजिए, वही करेंगे। 5 साल बाद जनता उनको वोट करके जो निर्णय देना होगा निर्णय देगा, आप फेल पास का जो सर्टिफिकेट देना होगा देगा। ये फिर इस तरीके से व्यवस्था बनाए रखने का मतलब क्या है? इसलिए हमने कहा कि सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब सिर्फ तमाशबीन की तरह हम आप देखते कब रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी।